स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और लंबे समय बाद बाजार के लिए कुछ बढ़िया संकेत आ रहे हैं, एटलीस्ट ओपनिंग के लिए। ओपनिंग के बाद क्या बाजार इन लेवल्स पर टिक पाएंगे या नहीं, ये बनता है हमारे लिए बड़ा सवाल। बट अच्छी संकेत अच्छे आ रहे हैं। अच्छी बात है कि हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हो रही है। अच्छी बात है कि नई सीरीज की शुरुआत हुई है और बाजार थोड़े संभले हुए दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर तो इस हफ्ते आपके लिए यूनियन बजट होने ही वाला है। कल वित्त मंत्री 11 बजे पेश करेंगी बजट। काफ़ी उम्मीदें हैं हम सबकी, बाजार की भी, इकोनॉमी की भी, और देखते हैं कि इन उम्मीदों पर किस तरह का बजट आपके सामने आता है। सबसे बड़ा पैनल आपको सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर मिलने वाला है, पर वो है कल। उससे पहले करनी है आज के ट्रेड की शुरुआत, उससे पहले करनी है हफ्ते की शुरुआत। एंड नो बेटर देन अनिल सिंघवी साहब। सर, तैयार है बजट वीक? बिल्कुल दीप, गुड मॉर्निंग। और बिल्कुल तैयार है और बाजार भी तैयार है बजट का स्वागत करने के लिए। और नए हफ्ते की शुरुआत इतनी दमदार, 200 अंक ऊपर है, मजबूत शुरुआत के साथ है। तो चलिए पहले संकेतों से शुरुआत कर लेते हैं सर। बिल्कुल, अमेरिका में मजबूत संकेत आते हुए दिखे, चौतरफा तेजी होती दिखी। और जिस भारी उतार चढ़ाव की बात हम कर रहे थे अमेरिकी बाजारों के लिए, और उसके बाद बेस फॉर्मेशन, उसका पहला संकेत शुक्रवार को देखने को मिला है। अच्छी तेजी होती दिखी है सारे इंडेक्स में। नतीजों के लिए आज से बड़े एक्शन वाला रहा है। वीकेंड पर काफ़ी नतीजे आए और आज भी नतीजों के लिए आज से निफ्टी की 5 कंपनियां और वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के नतीजे हैं। एल&टी और बाकी कई कंपनियां ऐसी जिन्होंने नतीजे वीकेंड पर पेश किए। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा दोपहर 12 बजे। तो दीप, आज लंबा दिन है। 8 से 11, 12 बजे फिर 2 बजे से तो हमेशा की तरह है ही। तो 12 बजे एक स्पेशल इनिंग और है मेरी दीप की, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ये सारे के सारे ट्रिगर्स, कल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी। हाँ, वार्म अप सेशन है। एब्सोल्युटली। तो चलिए वार्म अप सेशन करेंगे। इनफैक्ट आई थिंक सबसे बड़ा एक्शन तो अब बजट का ही है। बजट वीक यूजुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है मार्केट के लिए। तो थोड़ा पहले बजट से ही शुरुआत कर लेते हैं। उम्मीदें काफ़ी सारी हैं। मार्केट ऑफ कोर्स थोड़ी वॉलेटाइल रही है, फाइनली थोड़े संभलने के संकेत आ रहे हैं। क्या अप्रोच होगी बजट वीक में? दीप, अच्छी बात यह कि बजट से पहले बाजार बहुत हल्के हैं। सिर्फ आज का सेशन छोड़ दे जहां मजबूती अच्छी खासी दिख रही है। अगर समझिए आज का सेशन फ्लैट रहता तो बहुत ही हल्के सेशन, हल्के नोट पर हम बाजार में जा रहे हैं। एक के नीचे का पुट कॉल रेशियो, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर सिर्फ 28%। मतलब इससे हल्के बाजार हो ही नहीं सकते। ऐसा लगता है मतलब हमें बजट से कोई लेना देना ही नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। बाजार में जो पोजीशन है उस तरह, और ऐसा ही चाहिए, क्योंकि बजट के पहले आप बड़ी मजबूती दिखा दें और बड़े एक्शन में आ जाएं तो फिर बजट के बाद निराशाओं का मामला बन जाता है। और जब बजट के पहले आप कम उम्मीदों के साथ बजट में उतरे तो फिर उसके बाद आपके लिए कुछ न कुछ, अगर थोड़ा भी अच्छा हो या अच्छा ना भी हो, तब भी उम्मीद ये बनती कि चलिए तेजी कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह कि इस बार बजट को लेकर इसलिए भी उम्मीदें लोगों को कम है कि किसानों का आंदोलन हुआ था। यूपी, पंजाब, 2 ऐसे राज्य जहां पर किसान भारी संख्या में है और एग्रीकल्चर वहां की इकोनॉमी का सबसे बड़ा खास वो है मुद्दा। तो ऐसे में अगर बजट एग्रीकल्चर, किसान, रूरल इकोनॉमी पर फोकस आएगा तो हमें पहले से ही पता है। करेक्ट। अचानक से आ जाए तो शायद हाँ। और तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया चीज़ है इस बजट के हफ्ते में, जब हम आज शुरुआत करें कि लो एक्सपेक्टेशंस पे जा रहे हैं। और मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ नहीं करना है, वित्त मंत्री को 1 या 2 ऐसी चीज़ें कर देनी है जिससे कि मार्केट खुश हो जाए और बाकी सारी चीजें वो करें जिससे कि उनके वोटर्स खुश हो जाए। जी सही बात है। और वो करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम नहीं कि समझिए आप किसानों को खुश करने के लिए, वोटर्स को खुश करने के लिए आप वो सारी स्कीम्स दीजिए, वेलफेयर स्कीम्स, इवन सब्सिडी भी थोड़ी बहुत बढ़ानी तो बढ़ा दीजिए, कोई इशू नहीं है। मार्केट को खुश करने के लिए, इकोनॉमी को खुश करने के लिए आप छोटे से टैक्स कट्स या स्लैब्स में इस तरह से परिवर्तन करें कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो खर्च करने के लिए, मिडिल क्लास को थोड़ा पैसा मिल जाए। कॉर्पोरेट्स को आप टैक्स रियायतें पहले ही दे चुके हैं। पहली बार दीप हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई कॉर्पोरेट आकर ये नहीं कह रहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और सब ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, है ना। मतलब कुछ खराब मत करना। तो उस हिसाब से अगर इंडिविजुअल्स को दे दो तो इंडिविजुअल 42% टैक्स भरे और कॉर्पोरेट 25% भरे तो बहुत नाइंसाफी टाइप है ना। तो थोड़ा सा अगर आप टैक्स में वहां छूट देते हैं, या फिर कुछ एक सेक्टर्स हैं जो जॉब क्रिएशन करते हैं, रियल एस्टेट हुआ, टेक्सटाइल हुआ, IT हुआ, वहां पर थोड़ा सा बूस्ट दे दें, बढ़ा दें,
इंटरेस्ट पेमेंट पे आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है, 2.5 लाख कर लीजिए, 50,000 ये कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बूस्ट जो मिलेगा इकोनॉमी को, तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी 3-4 चीजें अगर कर ली मार्केट के लिहाज से, तो मार्केट वैसे ही खुश हो जाएगा, क्योंकि इस बार ज्यादा चाहिए ही नहीं। यस सर, है ना। सो भैया खाली एक ही चीज है कि वो वित्त मंत्री की तीसरी आंख ना खुले कि आप लोगों ने 2 साल में बहुत कमाया है, मैं टैक्स लगाऊंगी, कुछ ज्यादा लूंगी, वो ना करे, उतना भी काफी है। और हल्के से 1 या 2 ऐसे चीजें कर दे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर टैक्स कट किसी तरह का आता है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इसलिए होगा कि वो सीधा कंजम्पशन बढ़ाएगा, लोगों के हाथ में पैसा देगा, बिल्कुल, और सरकार को कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है कि इस साल हाईएस्ट एवर टैक्स कलेक्शन आया है। तो एक चीज बहुत आपको क्लियर कट समझ में आ गई कि जितनी टैक्स रेट्स आप कम रखेंगे उतनी टैक्स एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेंगे, टैक्स के दायरे में आएंगे। सो मेरे ख्याल से वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। वैसा कर दे तो ये ड्रीम बजट हो जाएगा। ड्रीम बजट हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि वित्त मंत्री इस पर कुछ एक्शन हमारे लिए लेकर आए। तो चलिए, बजट पर तो हमारी पूरी तैयारी है और काफ़ी सारी हमने प्रोग्रामिंग भी तैयार करी है, बहुत बड़े पैनल्स भी हमारे पास होने वाले हैं, तो वो भी पूरा दिन आप एक्शन, आज भी इकोनॉमिक सर्वे के लिए, कल भी, और पूरे हफ्ते आप इसका एक्शन देखेंगे। अच्छा सर, मार्केट की भी बात कर लें। फाइनली एक जो वो बड़े रिबाउंड या बड़े सेशन की आप बात कर रहे थे यूएस मार्केट्स में, वो हमें कल आते हुए फाइनली दिख गया। कैसे माने इसको, क्या भरोसा करना चाहिए? एशिया के भी काफी सारे बाजार इस हफ्ते बंद रहने वाले हैं। नहीं भरोसा तो एक दिन और रुक जाओ, मुझे तो है मुझे तो शुक्रवार को भी था, आज भी है। हाँ। कि 4-5 दिनों की जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई है वो अमेरिकी बाजारों में कहीं न कहीं आपको संकेत दे रही है। और शुक्रवार का सेशन मेक और ब्रेक वाला होना था जी। हम लगातार यही बात करें कि अगर अमेरिकी बाजारों ने शुक्रवार को अच्छी तेजी दिखा दी, मतलब आपने बेस बना दिया और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर शुक्रवार को अगर आप कमजोर हो जाते तो फ्रेश कमजोरी आपकी होती है, आप वहां से नीचे गिर जाते हैं। तब नीचे की जो गिरावट है उसको लीड करता डाउ, ऊपर की रिकवरी को लीड करता नेस्डेक। आप देख लीजिए, नेस्डेक 3% ऊपर है, डाउ 1.5% पौने 2% ऊपर है। एकदम क्लियर कट मैंडेट है कि ऊपर जाना है। और सबसे बढ़िया बात है, नेस्डेक अपने हाई से 17-18% का करेक्शन पूरा कर चुका है। सो ऐसे में एक रिकवरी तो बनती है। अब आप लाइफ टाइम हाई सोचते नहीं सोचते, बहुत दूर की बात है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर मुझे 5 या 7% की तेजी मिल जाए डाउ से, नेस्डेक से, वो भी काफी है। दीप, बजट के साथ में एक चीज जोड़ के देखना चाहूँ। सपोज हमारा बजट न्यूट्रल है, हमारे पास बजट के बाद 3 फैक्टर होंगे। एक बजट, एफआईज, फॉरेन मार्केट्स, ठीक है। तो बजट अगर समझो मेरा न्यूट्रल है, ना अच्छा है ना खराब है। एफआईज की सेलिंग वो तो हमें दिख रही कि है ही है, हालांकि उसके में भी बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं बताऊंगा, लेकिन वो है। अब आइए तीसरा फैक्टर ग्लोबल मार्केट्स है। अगर आपके न्यूट्रल बजट के साथ ग्लोबल मार्केट्स इंप्रूव हो जाए तो आपको बढ़ना ही है। करेक्ट। और अगर न्यूट्रल बजट के साथ ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा खराब हो जाए तो दिक्कत है। एफआईज खरीदेंगे, इस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा। बेचना छोड़ेंगे या रुकेंगे, इस पर मैं थोड़ा भरोसा कर रहा हूं, वो मैं आगे विस्तार से बात करूंगा। सो मेरा ये समझना है कि अगर अच्छा बजट आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, और उसके चांसेस है भी। अगर खराब बजट आया उसके चांसेस नहीं के बराबर है। न्यूट्रल बजट आया जिसके चांसेस सबसे ज्यादा है, तब भी आपके लिए ग्लोबल सपोर्ट तैयार होता दिख रहा है। सो मेरा ये मानना है कि अब से लेकर बजट के बाद तक भी, हालांकि बोल्ड कॉल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि माहौल तेजी का बनता हुआ दिखेगा। और मैं बजट में जाने से पहले पॉजिटिव हूं। और फरवरी और मार्च का महीना थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड बायस ऊपर की तरफ का बनना चाहिए। बायस ऊपर की तरफ बनना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट सहारा वहां से आ रहा है। चलिए, तो ये अच्छी बात है। बजट पर भी नजर है, ग्लोबल मार्केट भी सुधरते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार फिर आज क्या करेंगे ये बताएं। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत नेगेटिव है, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है। ये आपके 3 ट्रिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एफआईज के संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल भी रख सकता हूं मैं। आप सोचेंगे इतनी बड़ी बिकवाली के आंकड़े के बावजूद मैं न्यूट्रल क्यों रखा हूं, उसे मैं आगे विस्तार से बताता हूं आपको, और आप कहें तो यहां भी बता सकता हूं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्का सा बेहतर, ट्रेंड न्यूट्रल है। तो चलिए, संकेत ज्यादातर आपके लिए न्यूट्रल ही है। एक न्यूट्रल है, पॉजिटिव ही है, बल्कि एक सिर्फ है, वो भी न्यूट्रल ही मान लीजिए। एफआईज 3 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव। और वो भी एफआईज आप कह रहे हैं न्यूट्रली मान लेते हैं। हाँ, मतलब मैं उतना खराब नहीं है। हाँ, खराब नहीं, मुझे तो बेहतर दिख रहा है। तो चलिए, इस पर भी करेंगे बात, पर पहले लेवल्स के बारे में बताएं सर। 17,100, 17,150 आज की गैप अप ओपनिंग के बाद ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 17,100, 17,150। ओके, ठीक है। इसके नीचे जाएंगे तो 17,000, 17,075 मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ जाएगा। ये आपके लिए खरीदारी की रेंज होगी। ऊपर 17,275, 17,300 हल्की फुल्की रुकावट है।
उसके बाद 17,375, 17,475, ये 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों करनी चाहिए आपको, अगर उस रेंज में मिलता है तो। बैंक निफ्टी 37,500, 37,575 बहुत ही छोटा सपोर्ट दिया है नज़दीक का, क्योंकि आप 37,700 के आसपास थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं, तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक का सपोर्ट है। इसके नीचे अगर गए तो 37,225, 37,375 मुझे अच्छा सपोर्ट नज़र आता है, जहाँ पर खरीदारी आने की पूरी संभावना है। बैंक ऊपर की तरफ 38,325 मेरे ख्याल से ऊपर की रेंज, ये शुक्रवार की जो शिफ्ट नहीं हुई है, ऊपर की रेंज में आपको बता दूं 38,050, 38,150 ऊपर की रेंज है, और 38,350, 38,475। डेटा याद होने का ये फायदा है कि पढ़ने पर भी पता चल जाता है कि ये नहीं है क्योंकि स्पेशली बैंक निफ्टी के डेटा तो एकदम रात को भी आप ऐसे नींद में उठा के पूछोगे तो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट की तरह वो याद रहेगा। तो ऊपर की जो बैंक निफ्टी की रेंज है वो 38,050, 38,150 है, दिन का हायर जोन है, और 38,350, 38,475 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए। ट्रेडिंग रेंज क्या निकल कर आती है सर? 17,100, 17,275 दिन की छोटी रेंज, 17,075, 17,300 मीडियम रेंज। सो ये तो छोटी वाली होगी, एकदम मीडियम वाली होगी दोनों। अब बड़ी रेंज के तौर पर 17,000, 17,375 आपके लिए। 17,375 का हाई हमने बनाया था शुक्रवार के सेशन में, और वहां से हमने रिकवरी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, तो एक बार वापस वहां तक जाने की कोशिश तो हो सकती है। एक बार 17,375, 17,425 की कंजेशन जोन रहेगी, उसको पार करके पहुंचेंगे तो 17,475, 17,540 की रेंज है, वो अगला टारगेट बनेगा। तो डे बाय डे, लेवल बाय लेवल चलेंगे, हड़बड़ी और जल्दी है नहीं हमें। तो ये आपके लिए दिन की रेंज हो गई। बैंक निफ्टी 37,575, 38,050 दिन की छोटी रेंज है, 37,375, 38,150 मीडियम रेंज है, और 37,225, 38,350 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चलें आप बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी 38,421 का हाई हमने बनाया था शुक्रवार को, और वहां से अच्छा करेक्शन हुआ। एक बार वापस से 38,400-500 तक की जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। और रिजल्ट भी इंडसइंड बैंक वगैरह के अच्छे ही हैं, कोई खराब नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक भी कोई खराब नहीं है, तो रिजल्ट कहीं कोई खराब आ नहीं रहे, मतलब जो तेजी है बैंकिंग शेयरों में उसको सपोर्ट करने वाले रिजल्ट है, तो दिक्कत की बात है नहीं। ये आपके लिए रेंज होगी सारे के सारे। ओके सर, अब जरा डेटा भी थोड़ा समझाएं। एफआईएस की पोजीशन जो आप कह रहे थे इतनी लो कब देखी थी सर आखिरी बार ऐसी? अप्रैल 2020 में, मतलब अप्रैल 2020 में तो खौफ था, सबसे खराब सेंटिमेंट तभी। हाँ, मतलब मार्च अप्रैल 30% के नीचे तभी थी, ठीक है, उस समय 30% आई थी। यस, इस सीरीज की शुरुआत हमने शुक्रवार को 33% पे की थी। अप्रैल वाली सीरीज में दीप जो थी वो 30% लोएस्ट थी मेरे ख्याल से, 30%। तो मार्च में हमने लास्ट देखा था आई थिंक 14%, 13% मार्च, हाँ, तो मतलब मार्च की सीरीज की शुरुआत जो हमने की थी पहली मार्च के आसपास, तब 14% था। तो ऐसा तो कुछ खराब नहीं कि आप मतलब समझो मान लिया कि ब्याज दरें बढ़ेगी, समझो मान लिया कि इन्फ्लेशन होगा, लेकिन इतना कोई खराब है कि आप मार्च 2020 से कंपेयर करें अभी, हाँ, उस समय तो पूरी दुनिया बंद हो गई थी। करेक्ट सर, कामकाज ठप, सब कुछ बंद। आज हमारी जीडीपी ग्रोथ आ रही है, सब कुछ खुल रहा है। इतना पेसिमिज्म एफआईएस का क्यों है? ठीक है, हो सकता है भाई कि उनको लगता है कि हमें यहाँ इंडिया में नहीं रखना पैसा, हम बाहर रखेंगे, हमें इमर्जिंग मार्केट्स के बजाय हमें हमारे खुद के मार्केट ज़्यादा बेहतर लगता है, हमारी कंपनी है, ठीक है, ले जाओ, आप ही का पैसा आप ही लाए ले जाओ। लेकिन एक लेवल के बाद कहीं तो सप्लाई ड्राई होगी, और अब ये सप्लाई ड्राई होने का वक्त आ रहा है। हाँ, अच्छा, सप्लाई ड्राई होने का वक्त आ रहा है। तो एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 28%, आप सोच लो अगर मार्च 2020 के बाद लोएस्ट लेवल पे है, तो इतना खराब तो हमारा कोई मार्केट कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं है, न हमारी करेंसी इतनी खराब हो गई, न हमारी कंपनियों के रिजल्ट इतने खराब है, ठीक है। बिल्कुल एक ही चीज है कि शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग ये है कि उनको अपने मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं हमारे मार्केट के बजाय, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए घरेलू लिक्विडिटी है हमारे पास। 10,000 करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है, ठीक है, बिल्कुल। अब नो डाउट एफआईएस का सेलिंग फिगर थोड़ा बड़ा है, रिस्क एक ही है जी। रिस्क क्या है? शायद उसकी वजह से एफआईएस बेच रहे हो जी, और वो रिस्क ये कि प्राइमरी मार्केट की सप्लाई, एलआईसी का आईपीओ, वो आपकी लोकल लिक्विडिटी को जो खींचेगा, अगर उसको वो ध्यान में रख के बेच रहे हैं तब तो एक अलग बात है, नेचुरली वो बड़ा पैसा जाएगा, ठीक है, वो एक रिस्क है। अगर समझो
वैसे तो चांसेस पूरे हैं, दीपम सेक्रेटरी ने कहा ही है कि मार्च में LIC का IPO आना है। अगर समझो कि LIC का IPO एक क्वार्टर टल जाता है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टलेगा ऐसा नहीं हुआ, तो ये पैसा वापस दौड़ के आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, करेक्ट। सो मेरा पॉइंट है कि ये ज्यादा लिक्विडिटी प्ले बजाय इसके कि एक फंडामेंटल प्ले आप मार्केट पे ले रहे हो या इंडिया पे ले रहे हो या इंडिया की कंपनी पे ले रहे हो, वैसा नहीं है। उनको पता है कि लिक्विडिटी निकलेगी अल्टीमेटली मार्च के महीने में वैसे भी लिक्विडिटी कम हो जाती है, एडजस्टमेंट्स वगैरह ये हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के होते हैं। सो आई थिंक उस लिक्विडिटी को सेल्स करते हुए FIs ने बेचा है, लेकिन एक लिमिट के ज्यादा कितना बेचेंगे भाई अल्टीमेटली। हाँ, अब ये कहने के लिए इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि इंडेक्स लॉन्ग 28% हुआ ना, स्टॉक्स में तो अभी भी पोजीशन होगी, लेकिन इतना बेचने के बाद कितना बेचेंगे वो वाला सवाल है। तो मेरा ये मानना है कि बिकवाली रुकनी चाहिए इन लेवल्स पे आने के बाद में, एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे तो रुकनी चाहिए। और इंडेक्स लेवल पे एक सीधी सी बात है दीप कि अगर इंडेक्स लेवल पे इतना वो कम है, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा नेट लेवल पर इंडेक्स में शॉर्ट ज्यादा और लॉन्ग कम हो। यस सर, और वो है अभी। सो इसलिए FIs को भी शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है। अब वो शॉर्ट कवरिंग आज आपको अमेरिका की वजह से करनी है, कल बजट की वजह से करनी है, या 3 दिन बाद करनी है, ये पता लगाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा ये मानना है आज कल में FIs तैयार हो जाएंगे शॉर्ट कवरिंग के लिए। हाँ, जो जिस लेवल के ओवर पेसिमिज्म वहां पे हो गया, करेक्ट, या पेसिमिज्म ना भी मानो कि ओवर सोल्ड हो गए वो साफ दिख रहा है। सो मैं सबसे बड़ा इस डेटा पे आज प्ले करना चाहता हूँ 28%। हाँ 28। तो पहली चीज ये मार्केट हल्के होने का संकेत। दूसरा है पुट कॉल रेशियो। आप बड़ी इवेंट के पहले 0.9 1 के लेवल के नीचे जा रहे हैं पुट कॉल रेशियो में, आप एकदम हल्के हैं, लॉन्ग पोजीशन है। और वैसे भी अगर आप डेटा में देखें तो हार्डली पुट और कॉल में कोई 5, 10, 15 लाख शेयरों की पोजीशन है, कोई है ही नहीं। और वो भी जो थोड़े बहुत है तो वो कॉल राइटर ही है, पुट राइटर तो है ही नहीं बेचारा, तेजी करने वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा इन डेटा में। तो हल्के मार्केट ही जा रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आज के लिए बहुत तगड़े हैं। इन 2 पॉइंट अगर आपका यूएस इतना ऊपर नहीं भी बंद होता तब भी इन 2 पॉइंट के दम पे मैं आपको कहता कि मजबूती वाला मार्केट रहना चाहिए, लेकिन यूएस के साथ ये दोनों हो रहे हैं। तो आज मुझे लगता है एक बार वापस से 17,300 375 की रेंज में तो हम पहुंचना चाहिए। 300 के तो दर्शन होंगे आज। अरे वाह, बढ़िया है। अच्छा, आएगा संकेत तो बढ़िया लगेगा। 200 पॉइंट का तो गैप अप आपको अभी दिख ही रहा है। विक्स भी नीचे ही आया तो वहां से भी कंफर्ट है सर। बताएं फिर पोजीशंस में क्या करना है। मौजूदा पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस 16,975 का अभी रखें, बाद में 17,075 पर ले आए। एक बार 17,300 पार कर ले तो आप कल के लो शुक्रवार के लो पर बाद में ले आएंगे। अभी 16,975 रहने दे, सेफ रहेगा। 37,500 शुक्रवार का स्टॉप लॉस था हमारा, इंट्राडे और क्लोजिंग वही काम कर गया कमजोरी के बावजूद, जबकि 350 अंक नीचे बंद हुआ था, 300 अंक नीचे बंद हुआ आपका निफ्टी बैंक, फिर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। आज भी हम इसी पर रखेंगे। शॉर्ट साइड पर 17,325 स्टॉप लॉस होना चाहिए अब आपका। अगर आपको थोड़ा और डीप लगाना 17,400 का लगाएं, लेकिन मेरी राय होगी 17,325 काफी, क्योंकि आप 17,275 17,300 के आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं। वहां से आप 17,325 का रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस पर तो पक्का 17,325 है। इंट्राडे में आप 17,375 शुक्रवार का हाई का रखना चाहते हैं या ये रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी पर है। ठीक है। बैंक निफ्टी अब यहां पर स्टॉप लॉस 2 तरीके से, क्लोजिंग बेसिस पे तो 38,050 बहुत क्लियर कट है। इंट्राडे में चूंकि आपने शुक्रवार को 38,421 का हाई बनाया, अब वहां रखना चाहते हो, वो 700 पॉइंट दूर का मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने 38,050 के ऊपर रखा है। यहाँ पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस आपका यही होना चाहिए। अंडरस्टूड सर। ये है मौजूदा पोजीशन। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 17,075 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिसकी बात हम कर रहे थे, चूंकि गैप से खुल रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 17,075 कर लें। 200 275, अब चूंकि 200 के तो ऊपर ही काफी खुलने के संकेत आ रहे हैं, तो 17,200 275 ये आपके लिए 2 छोटे टारगेट हैं। 300 375 मीडियम टारगेट है। उसके बाद 400 और 475 का होता है। एक चाहे तो और आगे जोड़ दें, 17,475 जोड़ दें, वो फाइनल टारगेट है आज और कल बजट के पहले तक का। अगर तेजी बरकरार रही तो 17,400 17,475 तक के टारगेट के लिए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 300 375 की रेंज में सोच सकते हैं। 375 के जितना नजदीक बेचे उतना बढ़िया। 300 पे सोचें खाली, अगर 300 पे हैं आप और डाउ फ्यूचर 150 200 नीचे हो जाए तो वहां शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउ फ्यूचर रिकवर होते हुए दिखे, आप 300 पे हैं तो वहां ना बेचें, 375 तक का इंतजार करें। देखो हो गए आ गए, है ना। तो फिर एक काम करो, इसको बेचने की जो रेंज है इसको चेंज करो, 17,350 17,425 किया जाए इसको। अब इस रेंज को थोड़ा बढ़ा। हाँ। तो जो निफ्टी बेचने की रेंज है उसको 17,350 17,425 रेंज रखें, वहां पर शॉर्ट करें, इससे पहले नहीं। और अगर वहां शॉर्ट करते तो आप 17,500 का स्टॉप लॉस होगा आपका। स्टॉप लॉस ठीक है। टारगेट जो आपके बनेंगे वो 275 200 150 100 और साथ ही साथ 17,075 ये फाइनल टारगेट वही रहेंगे। टारगेट में कोई खास बदलाव नहीं। ठीक है सर।
अब आइए बैंक निफ्टी। दो तरीके हैं दीप, एक तो अगर 37,325, 37,225, 37,375 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वहां खरीदा जा सकता है 37,000 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 37,500, 575 छोटे टारगेट है, 700, 750 मीडियम, 850 और 975 के फाइनल टारगेट। लेकिन चूंकि चांस कम है, नहीं के बराबर कि हम वहां पहुंचेंगे और वहां मिलेगा चांस, अगर वहां नहीं मिलता है चांस तो फिर आप एक काम करें, एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर सिर्फ 37,500 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। ठीक है, पहला टारगेट आपका सीधा 37,975 का होगा, 38,050, 38,150, 38,200, 350 और 38,425, ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और ये वाली स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया है आज के लिए, फिर से बैंक निफ्टी ये वाली। हाँ, भले ही बैंक निफ्टी 350 कमजोर हुआ हो, 300 कमजोर हुआ, शुक्रवार को लग रहा है कि ये तो रुक गया, लेकिन मुझे लगता है कि वापस दौड़ लगाने में बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहेगा, तो इसलिए 38,400-500 तक जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की फिर से हो सकती है। अब आइए जो शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने की रेंज में थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ, 38,200 पर ना बेचे। मूड माहौल जिस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं, अब आपके लिए जो बेचने की रेंज बनेगी वो बनेगी 38,350 से 38,475, इस रेंज में बेचिए। इस रेंज को चेंज करें, 38,350, 38,475, इस रेंज में बेचें। स्टॉप लॉस 38,500 का ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, वही रहने दें। टारगेट जो बनेगा वो 38,050, 37,975, दो छोटे टारगेट जी, 38,700, 850, 750 मीडियम टारगेट, 700 और 575 ये फाइनल टारगेट। तो बेचने के लिए जितना ऊपर में, जितना 38,500 के नजदीक बेच पाए उतना बढ़िया, और जितना 38,200 के ऊपर से मूड बनाए उतना बढ़िया। अंडरस्टूड सर। तो चलिए सारी पोजीशंस, और जैसा अनिल जी ने कहा, बैंक निफ्टी पर ज्यादा आपको एक्शन एक बार फिर से बनते हुए आज दिख सकता है। अच्छी बात यह भी है, वायदा कारोबार के बैन में कोई आपको स्टॉक नहीं है, क्योंकि सीरीज का भी दूसरा ही दिन है। अब बताएं सर, जो थोड़ा डेटा है, क्यों आपको एफआईएस का डेटा इतना खराब नहीं लग रहा है? एक तो दीप ये कि जो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग पोजीशन 28% पर घटकर आ गई, तो बहुत कम ऐसा दिखता है कि आपको शॉर्ट, नेट शॉर्ट ज्यादा और नेट लॉन्ग कम हो जी। नेट शॉर्ट आप बहुत खराब मूड माहौल में करते हैं, या आपको कुछ चीज बहुत खराब दिख रही है। अब कुछ बहुत खराब दिखने में दो ही चीजें हो सकती है, या तो बजट बहुत खराब दिख रहा हो एफआईएस को, जो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, करेक्ट। दूसरा ये कि एफआईएस में एक संभावित लिक्विडिटी की समस्या जो फरवरी मार्च में हो सकती है, वो हो सकता है। तो अब किस वजह से वो बेच रहे हैं, वो तो अब हमें बता के नहीं बेचते कि हम वजह ये है, डेटा देख के ही हमें अंदाज लगाना होता है। तो ये दो चीजें हो सकती है, लेकिन एक लिमिट से पे जाकर आप कहीं कहीं रुकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लिमिट आ सकती है। 6,267 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा, सॉरी ये मैं फ्राइडे का, मंडे का, 5,045 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा कैश मार्केट में है, जो कि डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन बड़े समय बाद स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी ही सही, लेकिन हल्की खरीदारी है 1,245 करोड़ की। तो नेट जो बिकवाली है वो आपकी 3,800 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स में है। 1,700 करोड़ के आसपास के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे हैं, और बड़ी शॉर्टिंग हुई है। सबसे बड़ी चीज दीप ये कि शुक्रवार के डेटा में एक ही खराबी है फाइनल, मतलब शॉर्टिंग बहुत तगड़ी हुई है। अब ये शॉर्ट क्या वजह से कर रहे हैं ये समझ में, चलो लॉन्ग पोजीशन छोड़े वो भी समझ में आता है, लेकिन इतनी शॉर्ट करके नेट शॉर्ट हो गए लॉन्ग से ज्यादा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। देखते हैं शॉर्ट कवरिंग होती है या कुछ बजट के बाद एफआई नीचे खरीदते हैं, वो देखने वाली चीज है, जो भी हो। ये पहली चीज। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। 17,300 हल्की फुल्की रुकावट है, 17,300 के कॉल्स पर 23 लाख शेयर है, तो 17,275, 17,325 गैप से खुलने के बाद ये रुकावट की रेंज रहेगी, टाइम पास वाली रहेगी। 17,325 के ऊपर और तेजी बनेगी, 17,275 के आसपास जाकर आप ये रेंज में रुकेंगे। ये आपके लिए निफ्टी का डेटा है। उसके बाद सीधा 17,500 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी 38,000 हल्की फुल्की रुकावट है, 37,975, 38,050 इस रेंज में खुलकर आप थोड़ा टाइम पास करेंगे। 38,050 के ऊपर निकलने के बाद 150, 200, 350 ये सारे टारगेट है जो आपको ऊपर आते हुए दिखेंगे। ये आपके लिए सारे के सारे डेटा है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये पूरे का पूरे डेटा और स्ट्रैटेजी लेवल्स भी आपके सामने। अच्छा, आज आईपीओ की एक लिस्टिंग भी होने वाली है, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, इस पर अपनी राय दें सर, क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी तो राय अवॉइड करने की थी कि इस इशू को आप अवॉइड कर सकते हैं, नोटा है, और अगर फिर भी किसी ने लगाया है, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी भरा नहीं था, 3-4 गुना 4 गुना भरा था शायद। तो अगर किसी ने लगाया है तो नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट 8 गुना हो गया, 8 गुना भरा था। 8 गुना। तो इशू प्राइस के आसपास ही कहीं लिस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, 4-5% ऊपर, 4-5% नीचे की रेंज में कहीं लिस्ट हो सकता है, और उसके बाद देखिए क्या होता है। तो चूंकि हमें ज़्यादा समझ में आया नहीं जी, तो इसलिए हमने रिकमेंड किया नहीं। तो जिन लोगों ने लगाया वो अपना डिसीजन खुद लें।
एक सुटेबल स्टॉप लॉस रख लें जो कि जनरली इशू प्राइस का होना चाहिए बिल्कुल आईपीओ में। बाकी आपकी मर्जी के हिसाब से आप देख लें। मेरी तो राय की थी, मेरा ये मानना है कि इशू प्राइस के आसपास ही हो सकता है लिस्ट होने के बाद में बढ़ जाए, यू नेवर नो, बट अपना अपना डिसीजन खुद ले। मेरी कोई ओपिनियन नहीं। ठीक है सर, तो ये है आपके लिए पूरा मार्केट एक्शन। पर एक्शन नतीजों के दम पर तो बहुत सारा रहा है ओवर द वीकेंड। कुछ खबरें आई हैं और ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, तो आइए कवर करते हैं इन सबको। हमारे साथ टीम है तैयार, देवांशी, वरुण, कुशल और साथ ही आशीष। मॉर्निंग देवांशी, करते हैं आपसे शुरुआत। बताएं कुछ ट्रिगर्स आज के बाजार के कौन से इंपॉर्टेंट वाले हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो आप देखिए कैश मार्केट के कई सारे नतीजे अब आते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन में आंध्र पेपर है, अजंता फार्मा है, एडीएफ फूड्स है, अपार इंडस्ट्रीज, एलटी फूड्स, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, द्वारिकेश शुगर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पे आज पूरा फोकस रहेगा। इसके साथ ही आप देखिए आज जो बजट सत्र शुरू होता हुआ दिखेगा तो आज पूरा फोकस मार्केट का वहीं पे इकोनॉमिक सर्वे आज पेश होता हुआ दिखेगा, इस पर नजर रखें। इन्फीबीम एवेन्यूज नतीजों के साथ डिविडेंड और बोनस शेयर पर भी आज विचार होता हुआ दिखेगा। केपीआर मिल्स पर आपको नजर रखनी है क्योंकि नतीजों के साथ बोर्ड बायबैक पर भी आज कोई फैसला ले सकती है, तो इन सब पर आज फोकस होगा। इसके साथ ही अदानी विल्मा का आईपीओ, आज आईपीओ का आखिरी दिन है। कुल मिला के 1.13 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 1.85 टाइम्स आता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आईपीओ अपडेट्स और साथ ही सारे ट्रिगर्स। करते हैं नतीजों से शुरुआत और लंबी लिस्ट है। वरुण बताएं कौन से हैं कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे? ओके, गुड मॉर्निंग दीप। तो क्विकली बताता हूं आपको। सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक नतीजे अच्छे हैं। एनआईआई 11% बढ़ा है, मुनाफे में 50% के आसपास की बढ़ोतरी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फ्लैट रहे हैं, ग्रॉस एनपीएस में कमी हुई है। एलएनटी नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन है एस्टिमेट्स के। रेवेन्यूज 11% बढ़े हैं, एबिटा जो है 5.9% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 11.4% का अनुमान था 11.5%। मुनाफा जो है 16.7% के आसपास गिरा है, लेकिन ऑर्डर बुक जो है उसमें 31% की गिरावट हुई है, 40% की गिरावट का हमारा अनुमान था। कुल ऑर्डर बुक जो है 3.4 लाख करोड़ के आसपास आई है, अब तक की सबसे बेहतरीन लेवल्स पे है। ब्रिटानिया 50-50 मामला रहा है क्योंकि रेवेन्यू जो है अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन और प्रॉफिट जो है वहाँ पे एक मिस रहा है। मार्जिन 15.1% पे आया है, मुनाफा जो है 18.4% गिरा है। एनटीपीसी टाइगर टाइप के नहीं है, टाइगर टाइप के नहीं है। ये बढ़िया था। एनटीपीसी यहाँ पे स्टैंडअलोन जो रेवेन्यूज है 18% बढ़े हैं, मार्जिन जो है 30.1% पे आया है, 28.5% का अनुमान था, मुनाफा 24.6% बढ़ा है। बोर्ड ने एनटीपीसी के रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार को मोनेटाइजेशन को मंजूरी दे दी है। बीएल बेहतरीन नतीजे है, रेवेन्यू 61% बढ़ा है, मार्जिन 22.3% बेहतरीन है यहाँ पे, मुनाफा जो है करीब दुगना हो चुका है। मेरिको अनुमान के मुताबिक ही है, रेवेन्यूज 13.4% बढ़े हैं, मार्जिन 17.9% पे आए हैं और मुनाफा जो है 317 करोड़ पे आया है। इसके अलावा यूबीएल यहाँ पे एस्टिमेट्स के बिलो है, यानी कि कमजोर नतीजे है, रेवेन्यू 23% बढ़े हैं, मार्जिन 11% पे आए हैं, 13% के आसपास का अनुमान था, मुनाफे में करीब 28% के आसपास की गिरावट हुई है। ये तो राउंड 1 है, राउंड 2 के लिए मैं आपके पास आता हूँ दोबारा वरुण, बट कुशल से जानते हैं कुछ और नतीजे। कुशल बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले नंबर्स में ओबेरॉय रियल्टी नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन 46% से घटकर करीब 40% और मुनाफा लगभग 63% बढ़ता हुआ नजर आया है और 468 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा कंपनी ने पेश किया है। हालांकि अदर इनकम बढ़ने से यहाँ पर मुनाफे में आपको उछाल देखने को मिला है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफे में 68% के उछाल के साथ 302 करोड़ पर कंपनी का आंकड़ा आया है। साथ ही कंपनी की एसेट क्वालिटी 3.2% से 2.6% के जीएनपीए कंपनी ने दर्ज किए हैं और एनआईए में भी 30% का उछाल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। इनफैक्ट सभी बैंक्स में आप देख रहे हैं लार्जली अच्छे सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर मुनाफा करीब 117% बढ़कर 281 करोड़ पर आया है। एनआईए भी 36% बढ़ी है और साथ ही कंपनी के प्रोविजनिंग में भी अगर आप देखें तो 32% की गिरावट आती हुई नजर आई है और एसेट क्वालिटी में भी सुधार है। 4.2 सेंट से 3.96% के जीएनपीए कंपनी ने घोषित किए हैं। मैक्स फाइनेंशियल्स नंबर्स कमजोर हैं लाइफ इंश्योरेंस कारोबार की वजह से और यहां पर आप देखिए एनआईए करीबन 23% गिरकर 6,944 करोड़ पर आई है और कंपनी का जो मुनाफा है वहां पर भी 57% का कट आता हुआ दिखा है। 75 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। साथ ही एमसीएक्स नंबर्स कंसोलिडेटेड आधार पर वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। आय में करीबन 11% की गिरावट है, मार्जिन 48.2% से घटकर 42.7% के मार्जिन आए हैं और कंपनी का मुनाफा भी 52% का गिरावट यहां पर भी हुआ है और 34-35 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। इन्फो एज मार्जिन वाइज अनुमान से थोड़े से कमजोर है, हालांकि आय और एडजस्टेड
बेसिस पे जो मुनाफा है वो एज पर एस्टिमेट्स आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स 30.1% के मुकाबले 27.8% और कंपनी का मुनाफा अगर आप रिपोर्टेड जाएंगे तो 96% की कटौती है। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पर लगभग 7% की गेन्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही अंत में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहां पर आप देखिए फ्लैट नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स 15% से 14%, मुनाफा भी लगभग 2% ही गिरा है। तो 148 करोड़ पर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट का फिगर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। ओके, तो ये तो है आपके लिए सारे निफ्टी और वायदा कारोबार के नंबर्स, पर ढेरों कैश के भी नतीजे हैं। फर्स्ट लिस्ट शुरू करते हैं देवांशी के साथ। बताएं देवांशी। कर्नाटका बैंक, यहाँ पे आप देखिए असेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार है। एनआईए थोड़े से सुधरते हुए दिखे हैं, लेकिन मुनाफा एकदम स्टेबल इस बार आता हुआ दिखा है। ब्याज से आय करीब 1.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफा 8% बढ़ा है। असेट क्वालिटी में आप देखिए 4.5% से कम होकर 4.1% पर ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस भी 2.84% से कम होकर 2.45% पे आते हुए दिखे हैं। और जो मार्जिन है वो भी इस बार मोटा मोटी स्टेबल आते हुए दिखे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ब्याज से आय जो है वो करीब 12% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मुनाफा है वो 2% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन ऑलमोस्ट 9.1% पे कंपनी क्लॉक इन किए हैं और जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 4.6% पे आते हुए दिखे हैं, 4.8% से कम होके। तो असेट क्वालिटी में इस बार सुधार देखने मिला है। हेरिनबा इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे हैं। मार्जिन में हल्का सा डिप देखने मिला है। मार्जिन 19.4% है, वहां से कम होकर 18% है। लेकिन अब देखिए जो आय है वो 20% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में भी 20% तक का जंप आता हुआ दिखा है। जेनटेक, इस बार जो खर्चे हैं कंपनी के वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखे थे और इसी के चलते हमने देखा कि जो लॉस है वो 1.3 करोड़ का कंपनी ने बुक किया है 2.3 करोड़ के प्रॉफिट के कंपैरिजन में। लेकिन जो आय है वो 58% तक इस बार बढ़ती हुई दिखी है। इसके साथ ही अंबा एंटरप्राइज नंबर्स अच्छे हैं। मार्जिन इस बार बहुत अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। आय में 27% तक की बढ़त है, लेकिन मार्जिन आप देखिए 8.2% से घटकर 7.5% पे आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो इसके बावजूद करीब 19% तक बढ़ता हुआ दिखा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसके नंबर्स काफी मजबूत हैं। आय 3.4 टाइम्स बढ़ती हुई दिखी है। आय जो है वो 208 करोड़ पे पहुंचे 61 करोड़ के सामने। कामकाजी मुनाफा करीब 4.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन 10% से बढ़कर 14% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो भी 4 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। 3 करोड़ से बढ़कर 12.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने क्लॉक इन किया है। तो यहाँ पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये है आपके लिए काफ़ी सारे कुछ नतीजे जहां पर रखनी है नज़र। फाइनल लिस्ट ऑफ नतीजे वरुण बताएं कौन से हैं ये। ओके, सबसे पहले यहाँ पे नियोजन केमिकल कंपनी का जो आय है उसमें करीब 55% की बढ़ोतरी है। मार्जिन करीब 2% गिरे हैं। मुनाफा 23% बढ़ा है। वीकेंड के सबसे अच्छे नतीजे अगर कोई थे तो वो थे सियाराम सिल्क के। रेवेन्यूज 47% बढ़े हैं। मार्जिन 13.5% से बढ़ के 18% और कंपनी का मुनाफा 27.5% करोड़ से बढ़कर 68.7 करोड़ के आसपास आया है। और 3 रुपये प्रति शेयर का सेकंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी इस कंपनी ने दिया है। हैप्पीएस्ट माइंड रेवेन्यू 7.5% बढ़े हैं। मार्जिन में करीब 1% की बढ़ोतरी और मुनाफा जो है 10.5% 10% के आसपास बढ़ा है। इजी ट्रिप प्लानर्स, यहाँ पे रेवेन्यूज करीब डबल हो चुके हैं, 44 करोड़ से बढ़ के 86 करोड़। मार्जिन में हालांकि गिरावट है और मुनाफा जो है वो भी 83% बढ़ा है। और यूटीआई एएमसी यहाँ पे थोड़े कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यू करीब 10% गिरे हैं। मार्जिन पे गिरावट है। मुनाफा भी 10% गिरा है। लेकिन साथ ही साथ ईपीएफओ ने एयर इंडिया को ऑन बोर्ड ले लिया है, जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है इन कंपनीज के स्टाफ के लिए उसको देने के लिए। और यहाँ पे स्टाफ को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये भी इसके चलते भी यूटीआई एएमसी पे नजर रखेगा, क्योंकि ईपीएफओ का जो फंड मैनेज करती है वो यूटीआई एएमसी करती है। और सबसे आखिरी में सुजलॉन घाटे से मुनाफे में आई है। 117 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 38 करोड़ का मुनाफा किया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे नतीजे। लंबी लिस्ट है आज, बट कुछ खबरें भी हैं। कुशल बताएं इनके बारे में। देखिए, यहाँ पर एएमसी स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है, मोतीलाल ओसवाल समेत, क्योंकि यहाँ पर सभी म्यूचुअल फंड के विदेशी निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट लेने पर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि नो फ्रेश एसआईपीज जो है यहाँ पर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि $7 बिलियन की इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट लिमिट की सीमा जो है वहाँ पर अब ये आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फर्दर ये लिमिट रिवाइज करने का जो राइट्स है वो आरबीआई और सरकार जो है इस पर फैसला लेती हुई नजर आएगी। साथ ही लिकर स्टॉक्स पर फोकस रखिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बार्स पर लगने वाली एक्साइज फीस को 15% बढ़ाया है। साथ ही वाइन शॉप्स पर भी जो एक्साइज फीस लगती है वहां पर भी 70% की बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। सेंचुरी प्लाई यहाँ पर कोलकाता में करीब 200 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। साथ ही अबान ऑफशोर यहाँ पर रिग डीप ड्रिलर को 92 करोड़ में कंपनी ये बेचती हुई नजर आएगी। अपोलो हॉस्पिटल्स, इनके लिए इंटरेस्टिंग खबर है। अपोलो हॉस्पिटल की जो फार्मेसी यूनिट है वो अब अमेजॉन इंडिया पर अपने प्रोडक्ट्स जो है बेच पाएगी, ऐसा उन्होंने करार किया है। साथ ही एसजेवीएन यहाँ पर 25 सालों के लिए सोलर पावर के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से। तो इस वजह से भी एसजेवीएन फोकस में रहेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और नतीजे। क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस इन सारे नतीजों पर, जानते हैं आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताइए कहां पर आज फोकस? चीजों पर पूरी तरीके से फोकस है। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो दिग्गज L&T यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स हैं। लगभग सभी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नतीजे जो अनुमान के मुताबिक है, लेकिन फिर भी कुछ ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस कट किया है। L&T में देखिए मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य घटा है, 2216 से घटाकर 2187 कर दिया है। करीब 1900 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं अगर JP मॉर्गन देखें तो उन्होंने भी 2300 से लक्ष्य घटाकर 2160 रुपये कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे 2450 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि सब रिपोर्ट्स में एक और बात कही गई कि अगली तिमाही के लिए जो ऑर्डर इनफ्लो है इसके काफी बढ़िया आउटलुक नजर आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और दिग्गज जहां पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है। CLSA की रिपोर्ट है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है, आउट परफॉर्म से बढ़ाकर अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी बढ़ा है, 2850 से लक्ष्य को बढ़ाकर 2955 कर दिया। 2336 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्ले करने के लिए अगर आपको एंट्री करनी है तो बिल्कुल सही समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वेदांता यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रवार को नतीजे आए थे। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 350 रुपये के लक्ष्य के लिए। कह रहे कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो जो नतीजे आए वो अनुमान के मुताबिक है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य बढ़ा है, 400 रुपये से बढ़ाकर 435 रुपये कर दिया है। 328 की जो है क्लोजिंग है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ JP मॉर्गन ऐसे है जिन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब ओवरवेट से घटाकर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 400 रुपये से घटाकर 375 कर दिया है। हालांकि अभी भी जो लक्ष्य है वो इनके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का है। कोटक महिंद्रा बैंक CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है, 2300 रुपये का लक्ष्य दिया, करीब 1900 की जो है क्लोजिंग है। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे 2560 रुपये के लक्ष्य ले और ये कह रहे हैं कि सीक्वेंशियली अगर आप देखें तो लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। हालांकि अगर आप नोमिरा की रिपोर्ट देखें तो ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, 2060 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कामकाजी तौर यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे हल्के कमजोर नजर आ रहे हैं। UBS बिकवाली की राय को बरकरार रखे 1975 रुपये के लक्ष्य के लिए। एक और बैंक फोकस में रहेगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1405 रुपये के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि इनका जो MFI पोर्टफोलियो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1220 रुपये के लक्ष्य ले। NTPC जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 165 का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर देखिए CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने घटा है, 6060 से घटाकर 5720 कर दिया, 4218 की जो है क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि जो आय का आंकड़ा आया था वो अनुमान से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मार्जिन जो है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे। गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने भी घटा है, 4910 से घटाकर 4600 रुपये कर दिया है। इसके अलावा इन्फो एज अंत में यहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए, नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गोल्डमैन सैक्स ने जो है बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 4540 से घटाकर 4200 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बिजनेस तो काफ़ी बढ़िया कर रहा है, लेकिन रियल एस्टेट और मैट्रिमोनी ये दो सेगमेंट्स अभी भी लागड है। इसके अलावा मैक्वारी ने देखिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 4220 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हफ्ते का पहला दिन और साल का सबसे अहम हफ्ता जब पेश होता है आपके लिए यूनियन बजट, वो होगा कल। उससे पहले हमारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार इस हफ्ते का पसंदीदा शेयर बताने के लिए। गुड मॉर्निंग बंसल जी, पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। तो अनिल जी मेरा पिक ऑफ द वीक है MRPL पर खरीदारी की राय नहीं है। खरीदारी की राय है 44 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 51 रुपीज के टारगेट के लिए MRPL को खरीदना है। आज का आपको ये ड्रेस का कॉम्बिनेशन कुछ अलग अजीब सा लग रहा है, मतलब अंदर वो फौजी टाइप वाली प्रिंट दिख रही है ना, ऐसा है ना? हाँ, दिख रहा है कामोफ्लेज वाली। सारे अच्छे अच्छे कपड़े आपने पैक कर लिए क्या मुंबई आने के लिए? कल जैसे आपने बोला ना आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है, तो अनिल जी कल उससे भी इंपॉर्टेंट दिन है। कल अनिल जी बजट है ना कल। हाँ। कल बजट ऑन जी है अनिल जी, ग्रोथ बूस्टर ऑन जी है। तो अनिल जी थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब उसकी ग्रोथ बूस्टर ऑन जी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट पहना अनिल जी। एक्चुअली क्या पूरा रेडी होके पैकिंग करके ऑफिस आ गया और यहीं से अनिल जी निकलूंगा। क्या बात है,
अरे वाह, मतलब तैयार है एकदम बंसल जी, फुल फ्लेज एकदम अपना सामान पैक करके मुंबई आने के लिए तैयार है। शाम को भव्य स्वागत किया जाएगा बंसल जी का मुंबई एयरपोर्ट पर। Absolutely. और पूरी टीम वहां पर बैंड बाजे नगाड़े के साथ तैयार रहेगी। आप इंतजार कीजिए, जब तक वो ना दिखे बंसल जी निकल कर बाहर आइएगा मत, ठीक है ना। बिल्कुल तैयार रहिएगा। आइए, तो MRPL खरीदारी करने की राय है बंसल जी की तरफ से, और ये 51 रुपए के टारगेट के लिए। आइए सिमी जी से भी जान लें उनकी पसंद का शेयर। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से मेरा पिक ऑफ द वीक होगा कोफोर्ज में बहुत जबरदस्त खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 5,5150 का टारगेट होगा इस वीक का, और 4450 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। करंट लेवल पे खरीदने का सलाह होगा, अगर डीप मिलता है तो भी खरीदने का सलाह है। मुझे लगता है कि स्टॉक में बॉटम बन चुका है, तो कोफोर्ज मेरे तरफ से पिक ऑफ द वीक होगा। ओके, इस हफ्ते का शेयर है कोफोर्ज, सिमी जी की पसंद का। मोदी जी, आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द वीक में हमने चुना है SBI कार्ड को लॉन्ग करके चलेंगे। 1160 रुपए से लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिला। सबसे अच्छी चीज लास्ट वीक के चार्ट्स पर नजर आई है, जहां पर इतनी वोलेटिलिटी थी। ये स्टॉक वीकली हाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया। रिवर्सल कैंडल बनाने के बाद एक डीप करेक्शन के बाद हैमर जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आया। वहां से लग रहा है कि यहाँ से कुछ रिवर्सल इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। 910 के टारगेट्स के लिए SBI कार्ड को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 845 का। ओके, तो SBI कार्ड खरीदें, ये राय है। और कार्ड के तो डेटा भी आए हैं इस बार, और कार्ड के डेटा, SBI कार्ड के डेटा मजबूत दिखे हैं। बिल्कुल, जो मंथली डेटा आते हैं वो भी आज आए हैं। SBI मैनेजमेंट से हमने बात भी करी थी, उनका भी कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट से, आगे की ग्रोथ का गजब का कॉन्फिडेंस दिखा हमें। आइए, 910 का टारगेट। सुमित जी, सुप्रभात, बनाएं सर। अनिल जी, इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक लेना है वो है यूपीएल के अंदर 780-790 के बीच में खरीदारी करें। यूपीएल का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 765 के आसपास का। ऊपर के अंदर जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 820 रुपए से लेके 830 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 820 से 830 के टारगेट्स के लिए, नीचे में 765 का स्टॉप लॉस। और आज ही आने वाले हैं नतीजे भी यूपीएल के, और इन नतीजों के पहले खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। आइए, जैन साहब भी तैयार है। जैन साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, तैयारियां पूरी हैं आपकी, और क्या खरीदेंगे इस हफ्ते के लिए? आपका पिक कौन सा है? कचौड़ी खरीदूंगा, रावत की कचौड़ी खरीदूंगा। ये लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड वाली गजक खरीदूंगा अनिल जी। पहले तो आप लिस्ट कराओ इनको। इस बार जैन साहब की पिक, राजस्थान के सारे जो खाने की अच्छी चीजें उनको एक साथ एक कंपनी में लाके एग्रीगेटर बन जाता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, स्टार्टअप लाना पड़ेगा। तो मैं एक बार आज सबसे बात करके डिसाइड कर लें। सब लोग अगर इतना सारा सब कुछ लेके आ रहे हैं, फिर हमें यहाँ लंच डिनर का अरेंजमेंट करवाना है कि नहीं करवाना, पता चला। और हो सकता है कि अगर इतना ज्यादा है तो हमें भी अपना भी नहीं लाना हो, वैसा भी हो सकता है। पॉटलक बन गया। जी कुणाल जी कुछ करें। जी कुणाल जी। अनिल जी, संदीप जी से पूछ लीजिए अनिल जी, ओवर सब्सक्राइब तो नहीं हो रहा है IPO? सबको अलॉटमेंट आएगा ना अनिल जी? बिल्कुल बिल्कुल। जितनी लिमिट अवेलेबल है फ्लाइट में, उतनी तो कम से कम आएगी। बताएं जैन साहब। जी जैन साहब, आपके एडवाइस पे और आपके हुक्म पे मैंने एयर इंडिया ही बुक करवाई आज। वेरी गुड। एयर इंडिया में पहली बार फ्लाई करूंगा मैं। 25 और 8 33 किलो पूरा वसूलना मुझे। माय गॉड, हमारी तो पूरे हफ्ते की डाइट प्लान खत्म। जबरदस्त। ओके, बताएं जैन साहब, क्या क्या खरीदना है कचौरी और गजक के अलावा? ओके सर। फ्राइडे इवनिंग शो में मैंने उस दिन तो बहुत डर लग रहा था कोई भी स्टॉक देने में, और FNO पिक के तौर पे मैंने TCS दिया था, क्योंकि अब बायबैक का भी माहौल शुरू हो गया है, तो FNO में भी लेके आप काम कर सकते हो और फिर बाद में कन्वर्ट कर ले अपने कैश में, अलग अलग फैमिली कोड्स में। ऐसा भी एक स्ट्रैटेजी हम लोग क्लाइंट्स को बता रहे हैं। दूसरा सुब्रोस है, पोजिशनल कॉल के तौर पे मैंने दिया था। और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे गरवारे हाईटेक फिल्म्स, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, वर्ल्ड क्लास कंपनी, सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को ले सकते हैं। और आज के लिए जो मैं इस हफ्ते के लिए जो पिक ऑफ द वीक है, जो वीकेंड पे रिसर्च करके हम लोग निकाले, तो हमें लगता है कि हाउसिंग सेक्टर में अच्छा फोकस रहेगा इस बजट में और कुछ ना कुछ बेहतर ही आएगा। तो LIC हाउसिंग ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया मूव दे चुका है। LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, GIPCL जो कि मुझे लगता है पावर सेक्टर से,
और बिल्डिंग मटेरियल्स और जो होम इंप्रूवमेंट या इंटीरियर्स और ये सब का सेगमेंट है, सेरा सैनिटरी वेयर वहां से एक कंपनी है, वहां पे ध्यान दें। सो सेरा सैनिटरी वेयर, GIPCL, LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स और एक इंडियन होटल्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट। LIC हाउसिंग, कैनफिन होम्स, GIPCL, इंडियन होटल, एक मिस कर गया मैं, सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा सैनिटरी वेयर, ओके। तो ये है आपके लिए सारे के सारे 5 बेहतरीन पिक्स इस हफ्ते के लिए जैन साहब की तरफ से। और इसके अलावा जो क्लोजिंग वाला शो, जो शाम वाला जो शो है बाजार आज और कल में, यहाँ पर TCS, सुब्रोस, गरवारे, हाईटेक, ये 3 स्टॉक जैन साहब को पसंद है वहाँ पर। और आज के लिए 5 स्टॉक और जैन साहब ने इस हफ्ते के लिए आपको दिए हैं। आइए कुणाल जी भी तैयार है, कुणाल जी से भी ले लें उनकी पसंद का इस हफ्ते का शेयर। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, बजट सप्ताह के लिए मेरी खरीदारी की राय है स्टेट बैंक पर। स्टेट बैंक के चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन चुका है अनिल जी, और मुझे लगता है कि गिरावट में स्टेट बैंक मिले तो डेफिनेटली बाय करके चले। 512 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है कि इसी सप्ताह आपको स्टेट बैंक में 545 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो गिरावट में स्टेट बैंक में खरीदारी कराएं। बिल्कुल, स्टेट बैंक में करें खरीदारी, गिरावट में ये राय है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए एक और बैंक जो बड़ा मजबूत दिख रहा है, सिमी चार्ट देखिए इसके, और वो है इंडसइंड बैंक, जिसके आए हैं नतीजे दमदार। और हर एक पैमाने पर अगर आप देखेंगे तिमाही दर तिमाही, साल दर साल बहुत ही तगड़े रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। स्टॉक में मजबूती वाला एक्शन दिखा भी था शुक्रवार को, जहां बैंक निफ्टी 300 अंक नीचे बंद हुआ, ये हरे निशान में बंद हुआ था, यानी कि तेजी के संकेत आते हुए दिख गए थे। अब बताएं, क्या इंडसइंड बैंक में यहां से और मजबूती बन सकती है? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि स्टॉक में रिकवरी का सिग्नल तो पहले से ही है, और स्टॉक एक ऐसा जगह पे आके उस दिन बंद किया था क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास। 890 का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल है। जब तक 890 का लेवल होल्ड होता है, मुझे लगता है कि ऑन द अपसाइड 940 से 950 का टारगेट मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद 940, 950 अगर क्रॉस करके सस्टेन करने लगता है तो इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। 890 का स्टॉप लॉस होगा और 950 का टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक को खरीद कर चलने का सलाह। बिल्कुल, इंडसइंड बैंक पर रखिए नजर, अनिल जी के रेडार पर भी रहा है, और पहले जो टारगेट्स दिए थे वो भी हिट हुए थे। अब देखते हैं आज नतीजों का रिएक्शन कैसे रहेगा। बैंक्स और फाइनेंशियल्स के कई और नतीजे आए हैं, तो आइए पहले बैंक्स पर ही बात कर लें। सुमित जी, IDFC फर्स्ट, यहाँ पर भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट करें, चार्ट्स क्या कहती हैं? मुझे लगता है ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, जल्दी ये स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का जो ऊपर में टारगेट बनेगा 50 रुपए का बनेगा। 50 रुपए का लेवल निकलने के बाद 54 रुपए तक का मूव IDFC फर्स्ट में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, नीचे में 43 से 44 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 50 से 54 के टारगेट होंगे। तो IDFC फर्स्ट पर भी आपको रखनी है नजर, ये भी आपको एक्शन में स्टॉक बनते हुए दिख सकता है। बंसल जी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके चार्ट पर भी जरा अपनी राय दे सर, ये भी नतीजों पर आज रिएक्ट करेगा? दिवांशु, यहाँ पर देखें तो टेक्निकली स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, और नीचे में हम देखें तो 1260, 1265 एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास है 1260, 1260 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और एक बार 1300 के ऊपर निकलेगा तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर 1260 के लेवल्स टूटते हैं तब यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, और तब गिरावट की तरफ स्टॉक नीचे के मूव देखने को मिलेंगे। ओके, तो AU स्मॉल फाइनेंस पर भी रखनी है आपको नजर। मुदित जी, LNT के बारे में बताएं, ये जो रीसेंट करेक्शन है उससे पहले तो बढ़िया मोमेंटम में था स्टॉक, थोड़ा करेक्ट होकर अब क्या राय बन रही है? नतीजे इनके ठीक ठाक रहे हैं? LT के चार्ट्स पर कोई मेजर करेक्शन अभी देखने को नहीं मिला है। अगर ब्रॉडर चार्ट्स को देखते हैं तो अभी भी चार्ट्स पर जो साइन है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। जब तक स्टॉक में 1840 के लेवल स्टॉक होल्ड कर पाता है, तब तक 22 काउंटर में पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 1840 के SL के साथ। यहाँ पे नया भी बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है इस काउंटर में फिर एक बार अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ से 2020 का होगा। 2020 निकालने के बाद ये काउंटर 2200 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल यहाँ पर होल्ड और बाय करने की सलाह दे रहे हैं 1840 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए LNT, इस पर भी रखनी है आपको नजर। NTPC पर भी रखनी है, और यहाँ पर अच्छे नंबर्स हैं। सिमी जी, कोई राय NTPC पर? NTPC पर इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा लोअर लेवल पर खरीदने का सलाह दे रही हूँ।
137, 135 मेरे लिए एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट एरिया होगा। 135 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो ऑन दी अपसाइड 150, 155 तक का रैली देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिलता है तो खरीदिए। 135 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन कीजिएगा। 150 से 55 का हो सकता है वीकली टारगेट हो जाएगा एनटीपीसी के लिए, अगर 135 का लेवल सस्टेन करता है। ओके, तो ये है आपके लिए एनटीपीसी, जिस पर भी आपको रखनी है नजर। जैन साहब, एमसीएक्स काफी कमजोर नतीजे आए हैं, आय में गिरावट है और जो इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं वहां पर काफी शार्प फॉल देखने को मिला है। सर, क्या राय है एमसीएक्स पर? नहीं, बात तो सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें प्राइस में डिस्काउंटेड है और मुझे ऐसा भी फील होता है कि इस बजट में हो सकता है कि इनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, कुछ ना कुछ सीटीटी को लेकर हो, क्योंकि ये तो क्लियर है कि जब से सीटीटी इंप्लीमेंट हुआ है अच्छा खासा फॉल इन कमोडिटी एक्सचेंजेस के स्टॉक्स में आया है। बल्कि एमसीएक्स लिस्टेड और एनसीडीएक्स का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और हम लोग भी देखते हैं एज अ ब्रोकर्स भी, तो हम लोग को समझ में आता है कि किस तरीके से कमोडिटी ब्रोकिंग से हम लोग भी सबके सब इक्विटी ब्रोकिंग की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए। बट एक चीज और है, ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि एमसीएक्स को खरीदने का एक अच्छा मौका है ये। और ठीक है, रिजल्ट्स में सब कुछ डिस्काउंटेड हो गया, अच्छा खासा फॉल आया है और पिछला अगर जिससे आप कंपेयर करें दिसंबर 2020 वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी अच्छा था, उसके हिसाब से भी इस बार हमें कमजोरी दिख रही है। बट लास्ट क्वार्टर ये 2 क्वार्टर से कम अच्छा कर रहे हैं, ये बात मैं मानता हूं। तो मेरे हिसाब से ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमारी राय पे जिन्होंने लिया है वो बिल्कुल डटे रहे, होल्ड करके रखे। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड फैंटास्टिकली मुझे प्लेस लगता है, ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। अब आज देखते हैं नतीजों के बाद किस तरह का रिएक्शन एमसीएक्स पर आपको आते हुए दिखेगा। इन्फो एज, सुमित जी आपसे इस पर राय लेनी थी। यहाँ पर थोड़े मिले जुले से इनके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और रिसेंटली काफी शार्प करेक्शन इन्फो एज में हुआ है। अब क्या राय है 4400 के लेवल पे? के अंदर 4600 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब करीब 4100 से 4200 के आसपास है। या तो लोअर लेवल्स पे डिप्स पे खरीदारी करें या फिर ऊपर में 4600 का लेवल ब्रेक होता है उसके बाद खरीदारी करें। तब तक एक बार वेट एंड वॉच करें। इन्फो एज पर रखनी है नजर, काफी शार्प करेक्शन हुआ है। अब आज देखते हैं नतीजों के बाद कैसा रहेगा ये काउंटर। बंसल जी, ओबरॉय रियल्टी पर राय, कमजोर नतीजे आए हैं। रियल एस्टेट से एक्सपेक्टेशंस हाई थी, उसके मुकाबले देखें तो नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं। थोड़ा अदर इनकम बढ़ने से मुनाफे को सहारा मिला है। क्या राय है इसके चार्ट्स पर सर? देखिए दीपांशु, एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। 893 की लास्ट क्लोजिंग है, 875 875 एक अहम सपोर्ट है। अगर ये लेवल्स तोड़ देता है क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली 875 के लेवल्स तोड़ता है, तब यहाँ दिक्कत देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों ने ले रखा है नतीजों से पहले का, तो 875 के लेवल्स में नजर रखें। ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं और नजरिया ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म है, तब निकलने की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय ओबरॉय रियल्टी पर। मुदत जी, यूनाइटेड ब्रूअरीज पर अपनी राय थे। यहाँ पर भी कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं और आज कुछ खबरें भी हैं कि महाराष्ट्र में जो बार्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जो एक्साइज फीस इन्हें देनी पड़ती है वाइन शॉप्स को भी, वो भी बढ़ने वाली है। कोई राय यूनाइटेड ब्रूअरीज के चार्ट पर? देखिए, सपोर्ट के पास है ये काउंटर, इसमें कोई मेजर करेक्शन यहाँ से नजर नहीं आती। 1500 मेजर सपोर्ट है और लास्ट वीक में स्टॉक ने करीब 2-3 बार 1500 के लेवल को टेस्ट किया और वहां से ऊपर बाइंग देखने को मिली है। तो अभी तो लग रहा है इस काउंटर में यहाँ से बाइंग नजर आ सकती है। तो कोई भी अगर डिप आता है न्यूज के बेसिस पर तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 1500 के एसएल से यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक में 1640 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 1670 तक के अपसाइड मूव यूबीएल में नजर आ सकते हैं। 1500 के एसएल से बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज। जैन साहब, नियोजन केमिकल्स दमदार नतीजे आए हैं। मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव है जो एक्सपेक्टेड था, बट उसके अलावा नतीजे अच्छे रहे हैं। क्या राय देंगे सर? जी बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। इस स्टॉक को जब शुरुआत में जब हमारी सबकी जर्नी अभी इसी बिजनेस पे नए रूप में शुरू हुई थी, तो तब का रिकमेंडेड स्टॉक है ये 400 रुपया 500 रुपए में, और अच्छा खासा वहां से मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और मुझे अभी भी बहुत पोटेंशियल लगता है स्टॉक में। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी देखिए, महंगा हो चुका है काफी हद तक, सारी चीजें प्राइस्ड इन है, बट जो लोग लेते हैं और क्वालिटेटिवली अगर ये ग्रोथ दिखाती जा रही है, 22, 23, 25% की कैगड़ से कंपनी ग्रो करती है, तो बेचने का कोई औचित्य नहीं है। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट, और जिनको लेना हो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना सकते हैं। बट यस, इट्स अ गुड होल्ड।
ओके, तो ये है आपके लिए नियोजन केमिकल पर राय जैन साहब की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की और जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि 225 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी है, मजबूत बिल्कुल।